हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स। सो हमने जून 2019 की कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो क्लास 4 हम आज करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सम एनालॉग डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो. First is transistor in CE configuration, second is transistor in CB configuration, third is transistor in CC configuration, and fourth is op amp, that is operational amplifier. Okay, so select the right about the current gain of these devices in descending order. ओके, सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें जो कुछ एनालॉग डिवाइसेस जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ बीजेटी ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. ओके, एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हमें गिवन है. सो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके करंट गेन के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें मेंशन करना है. ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होगा, जैसे घटते हुए क्रम में हमें करना है. ओके, सो घटते हुए क्रम में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसका आएगा वो सबसे पहले आ जाएगा एंड सबसे कम जिसका होगा वो सबसे लास्ट में आएगा. सो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा ये होता है. ओके, सो सी अगर हम ओप एम्प की बात यहाँ पे करेंगे तो ओप एम्प जो है दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसका इनिशियली करंट जो होती है थ्योरेटिकल वो 0 होती है. ओके, सो ओप एम्प की जो इनिशियली करंट है वो थ्योरेटिकल 0 होगी बट प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होती है, इसलिए प्रैक्टिकली हम इसको 10⁻6 माइक्रो एम्पियर में इसको लेते हैं. ओके, करंट गेन जो होगा इसका, तो करंट गेन जो होगा वो इसका 10⁻6 माइक्रो एम्पियर समथिंग कुछ होगा. ओके, सो अगर हम CE कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जिसको हम इसके करंट गेन को हम बीटा से शो करते हैं. ओके, सो बीटा से शो करेंगे हम कॉमन एमिटर की कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को, तो बीटा का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, IC/IB, दैट इज़ कलेक्टर करंट अपॉन में बेस करंट. ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे CB कॉन्फ़िगरेशन को. CB कॉन्फ़िगरेशन में जो होगा उसका करंट गेन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा का हमारे पास आ जाएगा IC/IE. ओके, सो सिमिलरली I स्टैंड्स फॉर एमीटर करंट एंड सिमिलरली अगर हम CC की बात करें दैट इज़ कॉमन कलेक्टर की हम बात करेंगे तो हम उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो गामा का जो फॉर्मूला होता है वो दैट इज़ एमीटर करंट अपॉन में बेस करंट. ओके, सो सी हमारे पास क्या हो गया, CE के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो करंट गेन होगा बीटा हो जाएगा, CB के लिए अल्फ़ा हो जाएगा और CC जो है उसके लिए गामा हो जाएगा. ओके, सो वी नो दैट जो अल्फ़ा है दैट इज़ CB कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होगा वो अल्फ़ा जो होगा वो <1 होगा ऑलवेज. ओके, सो <1 होगा तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, α/1 - अल्फ़ा होता है एंड जो गामा है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + बीटा. ओके, सो सी अगर हम अल्फ़ा को देखें तो अल्फ़ा जो है वो <1 है. ओके, सो एंड जो बीटा है वो α/1 - अल्फ़ा एंड जो गामा है वो 1 + बीटा है. तो इससे हम गामा 1 + बीटा है तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो गामा है वो बीटा से ज़्यादा है. ओके, सो बीटा जो गामा है वो बीटा से ज़्यादा होगा. ओके, एंड जो अल्फ़ा है वो बीटा से कम होगा. ओके, सो हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो सी हम इसको किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं कि फर्स्ट पे हमारा ओप एम्प आ जाएगा C, क्योंकि ओप एम्प जो है उसकी करंट गेन सबसे ज़्यादा होगा. ओके, एंड देन फिर हमारा जो होगा वो गामा आ जाएगा, क्योंकि गामा जो होगा वो बीटा से भी ज़्यादा होगा और बीटा जो होगा वो अल्फ़ा से ज़्यादा होगा एंड देन फिर बीटा एंड देन फिर अल्फ़ा. ओके, सो ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, D, C, A एंड B. ओके, सो हम इसको ऑप्शंस में चेक करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ इनवैलिड 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन. सो हमें ये बताना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो जो कि ऑप्शंस में दे रखा है वो इनवैलिड है, उसको हम नहीं लिख सकते हैं, उसको उस इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ मूव X @DPTR-A. सो यहाँ पे जो आपका जो है जो होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेसिंग मोड है. ओके, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. ओके, सो जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट जो है वो वैलिड है बिकॉज इसमें क्या होगा कि A का जो जितना भी एक्सटर्नल डेटा 16 बिट जो डेटा होगा वो DPTR में
मूव कर जाएगा, ओके, कॉपी कर देंगे हम उसको, ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। सो फर्स्ट इज़ वैलिड है, सेकंड हमारा वैलिड है, थर्ड इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज जो हमारा इमीडिएट डेटा होता है उसको हम DPTR में, दैट इज़ डाटा पॉइंटर में, हम कभी भी मूव नहीं कर सकते, इमीडिएट उसको मूव नहीं कर सकते। तो थर्ड जो होगा वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, एंड फोर्थ इज़ वैलिड। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में क्या होगा कि हम इमीडिएट डेटा को DPTR में कभी मूव नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। Next is the following statements are given about programmable logic array, that is PLA. So first statement है आपकी, it is easier to manufacture and program than a PROM and a PAL. सो इसमें फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है कि जो हमारा PLA है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है, उसको मैन्युफैक्चर एंड प्रोग्राम करना इजी है एज कम्पेयर टू PROM एंड PAL। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ओके। सो ये क्यों रॉन्ग हो रही है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी ब्रीफ में, ओके। सेकंड इज स्टेटमेंट इज इट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PROM एंड ए PAL बाय प्रोवाइडिंग बोथ ए प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सेज, सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या बोल रही है कि जो PLA है आपका, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है, उसकी वो कंबाइन करता है PROM एंड PAL की कैरेक्टरिस्टिक को एंड प्रोवाइड करवाता है बोथ प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड ए प्रोग्रामेबल और एरे। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड इज इन ए PLA बोथ एंड गेट्स एंड और गेट्स हैव फ्यूजिबल लिंक्स एट द इनपुट्स। तो थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। सो सी, अगर हम PAL की बात कर रहे हैं तो PAL में जो होगा हम प्रोग्रामेबल एंड एरे जो है उसको यूज़ में लेते हैं, ओके। एंड देन हम PROM ले रहे हैं तो PROM में हम और जो होगा प्रोग्रामेबल और एरे जो होगा उसको हम लेंगे, ओके। एंड जो PLA होगा उसमें हम एंड प्रोग्रामेबल और एरे दोनों को यूज़ में हम लेते हैं, ओके। सो इसलिए हमारे सेकंड एंड थर्ड जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, ओके। सो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, B एंड C जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, ओके। एंड A जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट इज मैच list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। तो हमें लिस्ट दे रखी हैं 2, जिसमें हमें इन्वर्टर्स दे रखे हैं कुछ, और इन्वर्टर्स का के डायग्राम्स हमें लिस्ट 2 में दे रखे हैं जिसको हमें मैच करना है। तो CMOS इन्वर्टर जो होता है आपका, उसमें हमारा CMOS इन्वर्टर जो है उसमें हमारा PMOS और NMOS दोनों यूज़ में होता है। तो CMOS को हम 3 से मैच कर देंगे, ओके। सेकेंड इज डिप्लेशन लोड MOS इन्वर्टर, तो इसको हम 4 से मैच करेंगे। पास ट्रांजिस्टर का जो आपका डायग्राम होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एंड जो ट्रांसमिशन गेट है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो जो ट्रांसमिशन गेट है उसमें हम PMOS प्लस NMOS दोनों को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट, ओके। सो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 4 2 1, ओके। सो 3 4 2 1 अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन 3 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट साइटेड। सो एक RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एम्पलीफाई गेन इज नेगेटिव, ओके। सो एम्पलीफाई गेन जो होता है RC फेज शिफ्ट का वो नेगेटिव नहीं होता है, ओके। सो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज पॉजिटिव शिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फीडबैक सर्किट इज आइदर 0 डिग्री और 360 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Third statement is amplify gain is positive. Third statement is true. And fourth statement is phase shift introduced by feedback circuit is 180 degree. So fourth statement is also true. So C, अगर हम RC ऑसिलेटर की बात करें तो RC ऑसिलेटर में हम एक C कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं एंड फीडबैक में हम एक RC ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। तो C कॉन्फ़िगरेशन से हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है, एंड RC जो फीडबैक में RC जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसमें भी 180 डिग्री हमें फेज शिफ्ट देता है। तो टोटल जो होता है वो 360 हो जाएगा। 0 to 360 डिग्री जो होगा इसका हमारा फेज शिफ्ट हो जाता है, ओके। सो हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट में बोला कि फीडबैक सर्किट के द्वारा हमें 0 to 360 मिल रहा है। तो फेज शिफ्ट जो है फीडबैक सर्किट वो ओनली 180 डिग्री का हमें फेज शिफ्ट दे रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, ओके। सो हमारा क्या हो जाएगा, C एंड D जो आपका C एंड D जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, एंड A एंड B जो होगा फॉल्स हो जाएगा। सो हम अगर चेक कर रहे हैं हमारे दोनों में तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। सो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन था, आपको इसके बोनस क्वेश्चन नंबर मिले थे क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है उसका, इसलिए 3 एंड C एंड D जो आपका वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके।
तो ये जो आंसर है वो किसी से मैच नहीं करेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। सो असर्शन इज 8086 microprocessor is a true 16-bit microprocessor. So yeah, assertion is true because we all know that 8086 microprocessor जो होगा आपका वो 16-bit microprocessor होगा. Okay, and reason is it consists of two main sections, bus interface unit and execution unit. So reason is also true but reason is not the valid reason for our assertion. So option B जो होगा वो यहाँ पे correct answer हो जाएगा. Okay, so answer is option B, that is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So see, हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारे पास. ओके, एंड 8086 होगा वो 16-बिट होता है एंड 8051 जो होगा वो 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर हमारा होता है. ओके, next question is also assertion and reason question. So our assertion is says a transmission gate is a bidirectional switch. या assertion is true. जो ट्रांसमिशन गेट है जिसमें मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ट्रांसमिशन गेट में हम PMOS एंड NMOS दोनों का यूज़ में लेते हैं. ओके, सो इसलिए इसको हम बाईडायरेक्शनल स्विच जो होता है ये बाईडायरेक्शनल स्विच होता है. रीज़न इज ए ट्रांसमिशन गेट कंसिस्ट ऑफ 2 n चैनल एनहेंसमेंट मोड ट्रांजिस्टर. या रीज़न इज रॉन्ग बिकॉज वी ऑल नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसमिशन गेट है उसमें PMOS और NMOS दोनों यूज़ में होते हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. तो इसमें ये जो रीज़न होगा वो गलत हो जाएगा आपका. ओके, सो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स. सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस मिलर इफेक्ट कैपेसिटेंस इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंसर्न फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस. सो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मिलर इफेक्ट जो है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में एप्लीकेबल नहीं होता या फिर उसमें अकर नहीं करता है. ओके, सो सी ऑप्शंस आपके हैं कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, थर्ड इज कॉमन फॉलोवर, सॉरी एमिटर फॉलोवर एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉमन बेस एंड एमिटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन दोनों. सो सी, अगर जो हमारा कॉमन बेस एंड जो एमिटर फॉलोवर होता है जिसको हम सी कॉमन कलेक्टर भी बोलते हैं, इन दोनों में ही मिलर इफेक्ट जो है वो ये दोनों ही मिलर इफेक्ट से सफ़र नहीं करते हैं. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में हमें लॉजिक फैमिलीज गिवन है. तो हमें ये पता करना है कि कौन सी लॉजिक फैमिलीज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है. सो फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड नॉइज इम्यूनिटी और इंक्रीजेज कॉम्प्लेक्सिटी. सो जो ये होगा वो इम्प्रूव जो CMOS होता है उसकी जो नॉइज इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा होती है, इम्प्रूव करता है CMOS. एंड जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज इसमें जो PMOS एंड NMOS से मिलकर बना होता है इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है इसके. ओके, सेकंड इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल लॉजिक फैमिलीज एंड ग्रेटर पावर कंजप्शन. सो ECL जो है, ECL गिव्स ग्रेटर पावर कंजप्शन एंड ये जो होती है फास्टेस्ट होती है सभी लॉजिक फैमिलीज में. थर्ड इज मोस्ट पॉपुलर लॉजिक फैमिली. सो TTL जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर लॉजिक फैमिली होती है अमंग ऑल फैमिलीज एंड इसकी जो पैकेज डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है. फोर्थ इज सिंपलेस्ट टू फैब्रिकेट और सस्पेक्टेबल टू स्टैटिक चार्ज डोजेज. सो ये जो डी होगा वो थर्ड से मैच करेगा. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3. ओके, सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे दैट इज 4, 2, 1, 3, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको करना क्या है कि आपको पहले वीडियो पॉज करनी है एंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. आपको पता होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो आपको पहले वीडियो पॉज करनी है एंड देन फिर आप उसका आंसर देखेंगे एंड देन फिर आप मेरा आंसर देखेंगे कि आपका वो आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, सो 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ लेजर ओवर LED. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लेज़र का क्या एडवांटेज है LED के कंपैरिजन में. ओके, सो लेज़र जो है उसका हमें फुल फॉर्म पता है. लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन. ओके, एंड जो LED है उसका होता है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड. सो लेज़र जो होगा वो हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं एंड जो LED है उसको हम TVs में यूज़ करते हैं. ओके,
तो इसका जो कंपैरिजन देखना है हमें लेज़र का एज कम्पेयर टू एलईडी, एडवांटेज देखना है। तो फर्स्ट इज हायर बैंडविड्थ एंड हायर डेटा रेट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, जो लेज़र होता है उसका हाई बैंडविड्थ होती है एंड हाई डेटा रेट होती है। सेकंड इज हायर आउटपुट पावर, तो लेज़र जो गिव्स हायर आउटपुट पावर। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा आंसर, जैसे ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, next question is a capacitance transducer can be used for measurement of, first is moisture, second is thickness, third is displacement and fourth is all of the above। तो कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर जो होगा वो आपका वो सभी चीज़ों को मेजर करेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर जो है वो मॉइस्चर, थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर को भी ये मेजर करता है। तो ये तीनों तो हो ही जाएंगे एंड एक आपके पास हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर के लिए प्रेशर। तो ये प्रेशर इन सबको ये मेजर करने के काम करता है। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा दैट इज ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल रनअवे इन ए ट्रांजिस्टर बायस्ड इन द एक्टिव रीजन इज प्राइमरली ड्यू टू, फर्स्ट इज हीटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, सेकेंड इज चेंजेस इन बीटा विच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, थर्ड इज बेस एमिटर वोल्टेज VBE विच डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, फोर्थ ही चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो थर्मल रनअवे आपका कब अकर होता है? सो सी एज जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होगी एंड जो VBE जो है बेस एमिटर वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होगी एंड उसके कारण हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड जो स्टेबिलिटी होगी ट्रांजिस्टर की वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी थर्मल रनअवे के कारण। ओके, सो सी अगर हम ये जो तो वो BJT में अकर करता है थर्मल रनअवे, FET में अकर नहीं करता है। ओके, सो अगर हम ट्रांजिस्टर में देखें इसकी स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इट सेज चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू और एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज इट सेज बेस एमिटर वोल्टेज विच डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। जो हमारा थर्मल रनअवे में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बेस एमिटर जो है वोल्टेज वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो एंड ये इसका कहना है कि टेम्परेचर में राइज होने के कारण जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, जो कि FET में होता है, BJT में नहीं होता है। ओके, सो सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा एंड डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। सो ओके, सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दो लिस्ट हमें गिवन है। फर्स्ट इज लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं बस इंटरफेस यूनिट, सेकंड इज एग्जीक्यूशन यूनिट, थर्ड इज IP एड्रेस एंड फोर्थ इज क्यू। ओके, सो लिस्ट 2 में हमें मैच करना है। सो बस इंटरफेस यूनिट जो होगी वो हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और जितने भी एक्सटर्नल बस ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए। तो ए जो BIU है जो सेकंड से मैच करेगा। EU जो होगा दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट जो होगा वो सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उनको एग्जीक्यूट और डिकोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो B जो वो थर्ड से मैच करेगा। IP है वो हमें पता है कि IP जो एड्रेस देता है। ओके, सो इट कंटेन्स द ऑफसेट और लॉजिकल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट बाइट टू बी रीड फ्रॉम द CS दैट इज IP। ओके, एंड क्यू जो होगा वो वर्क्स करता है FIFO पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। ओके, सो क्यू जो होगा इट सेज FIFO बफर दैट कैन स्टोर अप टू 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 1। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स आर गिवन बिलो। तो कुछ एलिमेंट्स हैं दैट इज CRT के कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इज प्री एसिलेटिंग एनोड, सेकंड इज एसिलेटिंग एनोड, थर्ड इज फोकसिंग एनोड, फोर्थ इज हीटेड कैथोड। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव एलिमेंट्स इन ए CRT इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज। सो हमें अबव जितने भी एलिमेंट्स गिवन है CRT के उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो सबसे पहले ये क्या करेगा हमारा, सबसे पहले कैथोड को हीट करेगा। ओके, सो देन ये फोकस करेगा एनोड पे एंड देन फिर ये प्री एसिलेट करेगा एंड देन फिर ये एसिलेट करेगा। ओके, सो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा DCAB। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे आपके पास ट्रू हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इस वीडियो का वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो 8051 कंट्रोलर में कौन सा रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होगा आपके पास। फर्स्ट इज DPL, तो DPL जो होता है वो 8 बिट का होता है। सेकंड इज सीरियल बफर, तो जो सीरियल बफर होगा वो 8 बिट का होता है। SP स्टैक पॉइंटर भी आपका 8 बिट का होता है। और लास्ट वन इज TCON, सो TCON जो होगा वो आपके पास 16 बिट का होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज TCON, दैट इज D, एंड फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक कर दी थी, गलती से मिस्टेक हो गया था। ओके, सो 2 वीडियोज़ में से एक क्वेश्चन था, मैंने उनमें कुछ मिस्टेक कर दी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो ए फिल्ड ट्रांजिस्टर हैज़, सो ये आपका फर्स्ट क्लास में 5th क्वेश्चन था। ये जो था आपका फर्स्ट क्लास का 5th क्वेश्चन था। ओके, सो इसमें आपका था ए फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज़, ऑप्शन ए इज़ हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज़ हाई इलेक्ट्रिकल नॉइज, एंड ऑप्शन सी इज़ लो इनपुट रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी इज़ लो इलेक्ट्रिकल नॉइज। सो सी जो FET होगा उसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस होगा एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज होगा वो उसमें लो होता है। ओके, सो मैंने उस वीडियो में आपको हाई इलेक्ट्रिकल नॉइज बताया था, पर इसमें क्या होता है कि लो इलेक्ट्रिकल नॉइज होता है। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं BJT के ओवर FET को प्रीफर करते हैं, क्योंकि FET जो होगा वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस और लो नॉइज प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो A एंड D जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आप उस जो वीडियो का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्लास 3rd का सेकंड क्वेश्चन है। क्लास 3rd का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको एक मिस्टेक करी थी। मैंने इसमें पहले हम बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या था, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या मिस्टेक करी है उसमें। तो क्वेश्चन सेज ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इज मेजर्ड बाय CRO। Okay, so vertical distance between the positive and negative peaks is 8 centimeter. If the scale of CRO is set at 5 millivolt per centimeter, then peak value of voltage will be. So see, अगर हमारी जो वेव है वो इस तरीके से होगी, हमारे CRO में साइनोसॉइडल वेव। सो इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है द पॉजिटिव बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक। सो पॉजिटिव पीक हमारा ये हो जाएगा, नेगेटिव पीक हमारा ये हो जाएगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो स्केल्स ऑफ CRO जो 5 मिलीवोल्ट दे रखा है, जो डिविजन्स हैं वो हमें 5 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो सी हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, सो पीक वैल्यू क्या हुआ, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है, और मैंने आपको क्या बताया था, पीक टू पीक का आंसर मैंने आपको दिया था। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ पीक वैल्यू पूछी गई है, तो क्वेश्चन को रीड करने में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। पीक वैल्यू हमसे पूछी है तो मतलब हमसे ये वैल्यू पूछी है। ओके, पीक टू पीक वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता तो हम इसको पीक टू पीक इस तरीके से करते। ओके, सो पीक वैल्यू हमसे पूछी है तो हम क्या करेंगे कि हमें वर्टिकल डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स के बीच की दे रखी है, तो हम क्या करेंगे उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पीक वैल्यू चाहिए, तो हम 4 कर देंगे एंड 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दैट इज 20। सो इसका आंसर जो होगा वो 20 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आप इसको भी एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एंड अगेन सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने इसको रीड करने में गलती कर दी थी, और लास्ट क्वेश्चन जो था मैंने उसको हाई इलेक्ट्रिकल नॉइज बता दिया था, जो कि लो इलेक्ट्रिकल नॉइज प्रोवाइड करवाता है हमारा FET। ओके, दैट्स इट। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।